नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए आज स्पेशल टॉपिक से स्पेशल प्रश्न लेकर आया हूं। देखिएगा, राजस्थान जी के स्पेशल टॉपिक जैसे राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, या फिर अगर हम बात करें साथियों क्षेत्रीय बोलियों के अलावा राजस्थान की कृतियों की, राजस्थान के साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य, तो भाई ये ऐसे टॉपिक है। कम से कम यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है, कम से कम। तो ये जो टॉपिक है इनमें से स्पेशल ये सीरीज है साथियों, स्पेशल प्रश्न देखने को मिलेंगे लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। जो 25 से 28 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए बेहद उपयोगी चीजें आप इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हो। तो चलिए शुरू करेंगे मित्रों आज के इस वीडियो को। आज का सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले मैंने राजस्थान की कला एवं संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर जो 7 है वो सुबह अपलोड कर दिया था। बहुत ही क्वालिटी वाला कंटेंट उस वीडियो में आपने देखा है, नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है। अच्छा देखो, पहले प्रश्न को, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है। मुहनोत नैणसी को, सूर्यमल मिश्रण को, कन्हैयालाल सेठिया को और विजयदान देता को। तो भाई ऐसा है, बात की जा रही है किसके द्वारा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का ही रहेगा, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे साथियों आपके। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है। देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, बार बार नहीं कहूंगा इसको, ठीक है। राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा है, तो मुहनोत नैणसी को कहा है। किसको कहा है, मुहनोत नैणसी को। किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा, राजस्थान का अबुल फजल कहा साथियों। पहला विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न को, इनमें से असंगत है, असंगत मतलब गलत है, ऐसा पूछा गया है। बेमेल, असंगत, असत्य, ये एक जैसे नेगेटिव चीज है, ठीक है। 120 शब्द वाणियां जाम्बो जी, अर्णब वाणी रामचरण जी, दादू दयाल रा दूहा बिटू मेहा जी और सर्वंगी रज्जब जी। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है, मतलब गलत लगता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 2 में करना है साथियों। देखो, अगर हम बात करें तो 120 शब्द वाणियां का जो लेखन है ये जाम्बो जी के द्वारा किया गया। अर्णब वाणी किसकी है, रामचरण जी की। लेकिन दादू दयाल रा दूहा बीटू मेहा जी की नहीं है, ये तो संत दादू दयाल की है, ठीक है। और सर्वंगी रज्जब जी की है। भाई दादू दयाल रा दूहा और दादू जी रिवाणी, ये दोनों ही दादू दयाल जी की रचना है, ठीक है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हुआ प्रश्न नंबर 2 में, जो थर्ड विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। भाई तीसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देख लेते हैं आपके तीसरे प्रश्न को। इनमें से किस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। मेवाड़ी एक बोली है जो नहीं बोली जाती है जिस क्षेत्र में, वो आपको प्रश्न नंबर 3 में देखना है। उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और चित्तौड़। तो जिस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है उस जिले का चयन आपको तीसरे प्रश्न में करना है साथियों। देखो, आज 149 वाला जो कोर्स है स्टडी विद पीएन लोधा ऐप पर, मैराथन पेपर नंबर 8 लेवल 1 के लिए पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया जा चुका है। लेवल 2 एसएसटी का पेपर नंबर 4, मैराथन पेपर नंबर 4 पूरे 150 प्रश्नों का 149 वाले कोर्स पर अपलोड किया जा चुका है। आज की बता रहा हूं मैं। लेवल 2 जिनके हिंदी विषय है उनके भी पूरे 150 प्रश्नों का मैराथन पेपर नंबर 6 अपलोड किया जा चुका है। और इसके अलावा 3 मैराथन पेपर अपलोड किए हैं, लेवल 2 हिंदी का अलग, सामाजिक का अलग और लेवल 1 का अलग। इसके अलावा साइंस वाले जो हैं लेवल 2, उनके लिए साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट नंबर 16 अपलोड किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें 149 के कोर्स में आपको आज प्रोवाइड की गई है। और कल नहीं परसों वापस मैराथन टेस्ट आपके लिए आ जाएगा। कल नहीं परसों आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है प्रश्नों को बनाने में। लगभग 8 घंटे लगातार टाइपिंग का काम करना पड़ता है अच्छे से देख के, तब जाके एक टेस्ट बनता है। सोच के देखो आप, ठीक है। तो देखो प्रश्न संख्या 3 का आंसर देखते हैं साथियों। जिस जिले में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है, उदयपुर में बोली जाती है। सिरोही में नहीं यार, सिरोही में नहीं बोली जाती है, गलत है ये। तीसरा जो प्रश्न है इसमें दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। सिरोही में मेवाड़ी नहीं बोली जाती है, भीलवाड़ा में भी है, चित्तौड़ में भी है, उदयपुर में भी है। तो विकल्प नंबर 2 आपके तीसरे प्रश्न का आंसर होगा साथियों।
चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा, ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, यहाँ से कोई दिक्कत आ जाए तो प्ले स्टोर पे जाना और सर्च कर लेना स्टडी विद पीएन लोधा, ऐप मिल जाएगा। पिछले 200 टेस्ट भी 149 वाला कोर्स परचेस करते हो ना, तो पिछले 200 टेस्ट भी मिलेंगे और आने वाले एग्जाम तक मैराथन टेस्ट भी आपको इस पे मिलेंगे साथियों। देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो रचना किसकी है? मणि मधुकर की, सावित्री की, शिवराज छंगाणी की और नरोत्तम स्वामी की। साथियों, किसकी बात की जा रही है? साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो, मतलब इसको साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है पग फेरो को। और ये रचना किसकी है साथियों? तो भाई ये रचना है मणि मधुकर की। किसकी है? मणि मधुकर की ये रचना है साथियों। विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये जो पग फेरो रचना है, इस रचना को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसी वजह से तो लिख रखा है प्रश्न में साहित्य अकादमी पुरस्कृत कृति पग फेरो। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलो 5वां प्रश्न देख लेते हैं। राज रूपक के लेखक हैं करणीदान, मान सिंह, वीरभान और दलपत विजय। तो इनमें से राज रूपक की रचना किसके द्वारा की गई है साथियों? 5वें प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 5 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मित्रों, राज रूपक की जो रचना है ये वीरभान के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? वीरभान के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। देखो, जोधपुर के अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार बुलंद खां की लड़ाई का वर्णन राज रूपक में वीरभान के द्वारा किया गया है। तो भाई ये राज रूपक रचना किसने लिखी? वीरभान ने। और इसमें इन्होंने क्या बताया कि जोधपुर के जो अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार थे साथियों बुलंद खां, इनकी जो लड़ाई हुई थी उसका वर्णन इन्होंने राज रूपक में किया है। किन्होंने? वीरभान ने। थर्ड विकल्प 5वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6वां प्रश्न देख लेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा साथियों। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म का चयन आपको प्रश्न नंबर 6 में करना है। वीर विनोद श्यामल दास, बातारी फुलवारी विजयदान देता, पीतल और पातल कन्हैयालाल सेठिया, चेतावनी चूंटिया सीताराम लालस। तो इनमें से जो युग्म आपको गलत लगता है, भाई ये चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है, मैं कह रहा हूं आपसे अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो भाई देखो, वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई थी? भाई वीर विनोद की रचना श्यामल दास के द्वारा की गई थी। बातारी फुलवारी की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयदान देता के द्वारा। और पीतल और पातल की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा। लेकिन चेतावनी चौंटिया ये सीताराम लालस ने तोड़ी। चेतावनी चौंटिया तो केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे साथियों। ठीक है, किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने। तो चौथा विकल्प क्या हुआ आपके? गलत हुआ, ये युग्म गलत है। तो चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में है? ढूंढाड़ी में, मालवी में, मारवाड़ी में और मेवाती में। तो दादू पंत की बात की जा रही है। दादू पंत का जो अधिकांश साहित्य है ये जिस बोली में है, अधिकांश, ठीक है ना, न्यूनिक की वही 100% अधिकांश साथियों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर देख लेते हैं। दादू पंत का जो अधिकांश साहित्य है ये ढूंढाड़ी में है। किस बोली में है? ढूंढाड़ी में है ये। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? ढोला मारू री बात किसके द्वारा लिखी गई थी? कालीचरण बोस, ढोला है ना, टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। कालीचरण बोस के द्वारा, खुशहाल चंद्र के द्वारा, चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा और आनंद राम के द्वारा। तो ढोला मारूरी बात जिसके द्वारा लिखी गई थी उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। मित्रों आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 का। ढोला मारूरी जो बात है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो खुशहाल चंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 क्या है? इनमें से विजयदान देता की रचना नहीं है, मतलब जो रचना विजयदान देता ने नहीं की है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। अब विकल्पों को देखिएगा। बातारी फुलवारी, बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई और सोरठ बीजारी बात। इनमें से जो रचना विजयदान देता की नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है साथियों। देखो, बातारी फुलवारी का लेखन किसने किया है? विजयदान देता ने। बापू के 3 हत्यारे ये भी विजयदान देता की रचना है।
और चोदरायन की चतुराई ये भी विजयदान देता की रचना है। लेकिन सोरठ बीजारी बात जो है इसकी रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। तो आपके प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 10वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। 10वें प्रश्न को, राजविलास की रचना किसने की? किसकी? राजविलास की। मानसिंह कवि ने, जान कवि ने, जलह कवि ने और कवि भीम ने। तो इनमें से राजविलास की रचना जिसके द्वारा की गई है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 10 में करना है मित्रों। 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा? तो भाई राजविलास की जो रचना है ये मानसिंह कवि के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? मानसिंह कवि के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 1 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 को देख लेते हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा, ये जो राजविलास की जो रचना की गई है मानसिंह कवि ने, ये वीर रस प्रधान रचना है। जैसे अलग अलग रस होते हैं तो इसमें कौन सा रस है? वीर रस का आधिक्य है साथियों। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न क्या है देखते हैं। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, एल पी टेस्सीटोरी के द्वारा, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा और मोतीलाल मेनारिया के द्वारा। तो वही राजस्थान बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाले जो विद्वान थे उनका नाम आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 में। और मित्रों 11वें प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया था। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? अच्छा, ये जो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, तो यहाँ मैंने नोट करके लिख दिया है कि भाई कौन सी पुस्तक में ये वर्गीकरण किया था? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक है जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की है। और इसमें ही इन्होंने सबसे पहले राजस्थान की बोलियों का वर्गीकरण किया था साथियों। क्लियर है सभी के ये प्रश्न भी? आगे 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आप ऐप पर जब टेस्ट देते हो तो कम नंबर आते हैं। ये समस्या अधिकतर स्टूडेंट की आ रही है कि 150 में से सर हमारे तो 90 ही प्रश्न निकल रहे हैं, हमारे तो 70 ही प्रश्न निकल रहे हैं, हमारे 80, हमारे 100 ही प्रश्न निकल रहे हैं। कम से कम 110 तो होना ही चाहिए, 220 से कम नंबर नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, पेपर का जो फॉर्मेट है इससे ज्यादा लेवल का तो बनने वाला नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इससे ज्यादा लेवल का नहीं बनेगा पेपर। अगर आप 150 में से यहाँ पर 100 प्रश्न कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 100 को आपको ले जाना है 110 पर, क्योंकि अपने पास बचे हुए हैं 35 दिन। और 35 दिन बहुत होते हैं, बहुत होते हैं तैयारी करने वालों के लिए। तो अगर आप देखो अपनी कमजोरी को, देखो कि कहाँ मेरे नंबर ज्यादा कट रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मुझे नहीं आते हैं, तो उनको थोड़ा, मतलब यूं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी 100% उन पे पकड़ बना लो, लेकिन थोड़ा मजबूत तो कर सकते हैं, नॉर्मल तो कर सकते हैं उनको। जो दूसरे स्टूडेंट है नॉर्मल, ज्यादा यूं नहीं, एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो ऐसे टॉपिक है जिसे मान लीजिए किसी के हिंदी में कोई टॉपिक कमजोर है तो उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करो। किसी के साइंस में कोई टॉपिक कमजोर है कि यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं लेकिन हमारे वो प्रश्न गलत होते हैं, तो उनको थोड़ा कवर करने की कोशिश करो। राजस्थान जीके में देखो कि यार मेरा भूगोल थोड़ा वीक है, या कला संस्कृति वीक है, या इतिहास वीक है, तो थोड़ा कवर करने की कोशिश करो उसको। अभी ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम पूरा निकल चुका, टाइम है साथियों आपके पास। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, निश्चिंत रह के तैयारी करो अच्छे से। अभी 35 दिन तो पूरे पढ़ने के, ये 35 दिन कितने होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में से हम कितना उपयोग करते हैं ये अपने ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इस चीज को थोड़ा सोचना आप, ठीक है। निम्न में से असंगत युग्म है। कीर्तनमाला ग्रंथ गौरीबाई, कोड़ा ग्रंथ जसनाथ जी, ज्ञान समुद्र चरणदास जी और रज्जब वाणी रज्जब जी। तो भाई प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बताइए मित्रों। 12वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो असंगत युग्म की बात की जा रही है, तो इनमें से जो कीर्तनमाला ग्रंथ है ये गौरीबाई के द्वारा लिखित है, बिल्कुल सही है। कोड़ा ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है साथियों? तो भाई ये आपके जसनाथ जी के द्वारा। लेकिन ज्ञान समुंदर चरणदास जी का तोड़िए यार, ज्ञान समुंदर तो सुंदरदास जी की रचना है। किनकी रचना है? सुंदरदास जी की। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है।
और रज्जब वाणी किसकी रचना है? रज्जब जी की। ठीक है, ज्ञान समुद्र किसकी है? सुंदरदास जी की। तो आपके प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस, महेंद्र लालस, मोहनोत नैन सिंह, पृथ्वीराज राठौड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या बात की जा रही है? सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, शब्दकोश की बात की जा रही है, किसके द्वारा तैयार किया गया है साथियों? प्रश्न नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है ये सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? सीताराम लालस के द्वारा। प्रथम विकल्प आपके 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को, अगर आपको बूंदी के राजवंश के बारे में जानना है तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे? कानड़दे प्रबंध, वंश भास्कर, राज रत्नाकर और भाषाभूषण। देखो, बात की जा रही है बूंदी के राजवंश के बारे में, और बूंदी के राजवंश का संबंध कौन से ग्रंथ से है साथियों? वंश भास्कर से है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इसकी रचना की गई। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। अच्छा, 1840 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया था, लेकिन 1856 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ को लिखना बंद कर दिया था साथियों, महाराजा से किसी बात पर अनबन होने के कारण। तब इनके पुत्र थे जिनका नाम था मुरारी दान। क्या नाम था? मुरारी दान। फिर इनके द्वारा इस ग्रंथ को पूरा किया गया था, मतलब दत्तक पुत्र थे इनके, किनके? सूर्यमल मिश्रण के। तो इनके द्वारा फिर इस जो ग्रंथ है इसको पूरा किया गया था। अर्थात प्रश्न नंबर 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? विकल्प नंबर 2 आपके बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये 14वें प्रश्न का आंसर है दूसरा विकल्प। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे साथियों। निम्न में से राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है? कनक सुंदरी, नजराना, केसर विलास और विश्रांत प्रवास। तो इनमें से राजस्थानी भाषा का क्या पूछा गया है? प्रथम नाटक पूछा गया है साथियों प्रश्न नंबर 15 में। आंसर बताइए। आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई याद रखना है सभी को, याद नहीं है अगर आपको तो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है वो केसर विलास है। कौन सा नाटक है राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक? केसर विलास नामक है साथियों। प्रथम क्या? थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि टोटल जो प्रश्न है माइनस मार्किंग करने के बाद आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो को शेयर भी करके जाइएगा साथियों। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को दिया जाता है? चारण जाति को, भाट जाति को, गुर्जर जाति को और विश्नोई जनजाति को। देखो, जनजाति क्या, सॉरी, विश्नोई जाति को। तो देखो, वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय जिस जाति को दिया जाता है, वीर रस में कौन से काव्य की रचना? डिंगल काव्य की। तो ये इनमें से जो जाति है साथियों वो कौन सी है? चारण जाति। ठीक है, चारण जाति को ही वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय दिया जाता है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या है आपके? एल.पी. टेस्सीटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा है? कवि पद्मनाभ को, केसरी सिंह बारहट को, सूर्यमल मिश्रण को और पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने? एल.पी. टेस्सीटोरी ने क्या कहा है? डिंगल का हेरोस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो अगर हम बात करें डिंगल का हेरोस किसको कहा गया है? कवि क्या, सॉरी, एल.पी. टेस्सीटोरी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका कौन सा? चौथा विकल्प। जो पृथ्वीराज राठौड़ है इनको ही एल.पी. टेस्सीटोरी ने क्या कहा है? डिंगल का हेरोस कहा है। क्या कहा है साथियों? डिंगल का हेरोस। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? हाड़ौती, कोटा, बांगड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर और मेवाती, उदयपुर। तो इनमें से जो युग्म आपको गलत लगता है उस युग्म का चयन आपको प्रश्न संख्या 18 में करना है मित्रों। 18वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है? तो आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 का। कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों? देखो,
अगर बात करें तो हाड़ौती कहाँ पर बोली जाती है? कोटा में बोली जाती है, बिल्कुल सही बात है। बांगड़ी बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, लेकिन मेवाती तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है ना भाई, मेवाती तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। तो फिर आपके जो चौथा विकल्प है ये क्या हुआ? गलत युग्म हुआ साथियों। 18वें प्रश्न में आता है आपके चौथा विकल्प ही बिल्कुल आपका सही उत्तर है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्स को ज्वाइन भी कर लिया, टेस्ट को जब अटेंड करते हैं, टेस्ट भी अटेंड कर लिया, उसके बाद उनको पता नहीं चल पाता है कि यार मेरा कौन सा प्रश्न गलत होता है, कौन सा प्रश्न सही हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो भाई टेस्ट अटेंड करने के बाद एक ऑप्शन आता है व्यू सॉल्यूशन का। किसका ऑप्शन आता है? व्यू सॉल्यूशन का एक ऑप्शन आता है साथियों। और आप व्यू सॉल्यूशन पे जाओगे तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को तो मिल ही नहीं रहा है वो ऑप्शन, वो बात अलग है, लेकिन आता है निश्चित रूप से। बहुत अधिकतर जो स्टूडेंट है वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनको व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप वहीं पर अच्छे से चेक किया करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां से सारी चीजें कि कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा सही है, इसका आंसर क्या है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी साथियों। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है आपके, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19 को। इनमें से सावंत सिंह नागरीदास द्वारा रचित रचना नहीं है। नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, श्रृंगार हार और मनोरथ मंजरी। तो इनमें से जो सावंत सिंह ने जो रचना नहीं लिखी है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 19 में करना है। साथियों सावंत सिंह की रचनाओं में मनोरथ मंजरी भी आती है, रसिक रत्नावली भी आती है और नागर समुच्चय भी आता है। श्रृंगार हार सावंत सिंह की रचना में नहीं आता है। श्रृंगार हार की रचना तो किसने की थी? हम्मीर ने की थी भाई। किसने की थी? हम्मीर ने। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या पूछा गया है अंतिम और 20वें प्रश्न में? छीलते हुए अपने को के लेखक कौन है? अर्जुन देव चारण, बिटू सुजा, सोम सूरी और नंद किशोर आचार्य। तो क्या पूछा गया है? छीलते हुए अपने को। तो इसका लेखन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताइएगा साथियों। देखो आंसर देख लेते हैं 20वें प्रश्न का। छीलते हुए अपने को के लेखक जो है ये नंद किशोर आचार्य है। कौन है? नंद किशोर आचार्य। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये एक स्पेशल टॉपिक्स से स्पेशल प्रश्नों का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। 20 ही प्रश्न लेकर आया था। 25 प्रश्न सुबह करा दिए थे, तो 45 प्रश्न यूट्यूब पर आज हल करा दिए। और मैराथन टेस्ट जो डाले हैं उनको अटेंड कर लिया करो। कोर्स खरीदने के बावजूद भी अटेंड नहीं करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने 149 रुपये का पेमेंट भी कर रखा है, फिर भी आप टेस्ट को अटेंड नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी मक्कारी है, ये मक्कारी 35 दिनों 40 दिनों बाद याद आ जाएगी, ऑटोमेटिक याद आ जाएगी जो जो कर रहे हैं उन सभी को। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।